2 को देख के बच्चे रोने लगते हैं। अगर इसको रेसिप्रोकल नहीं करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये 110% पूछा जाता है। हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, जिसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, साथ साथ में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हमने देखा था और पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। अगर वो पार्ट आप लोगों ने मिस किया है तो नीचे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके वो पार्ट को देख सकते हैं। इस पार्ट के अंदर हम ओम्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस डिस्कस करने वाले हैं, उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे और लास्ट में हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है वो एक्चुअल में ऑब्वियसली ये जो वर्ड है ओम, वो एक साइंटिस्ट पे से आया है जिसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ये नाम आप लोगों को वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज साइमन ओम जो है वो एक साइंटिस्ट का नेम था। उन्होंने एक रिलेशन दिया था बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। आप लोगों को लास्ट में याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है, करंट को I से डिनोट किया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, इसको हम सिंपल वे में समझे। मान लो मेरे पास एक 1.5 वोल्ट का सेल है, आपने देखा होगा सेल के पीछे ऐसे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। ये क्या है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। और दूसरा है 9 वोल्ट का सेल। अब इन दोनों में से मुझे कौन ज्यादा अमाउंट में करंट देगा? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि 9 वोल्ट का जो बैटरी है वो आपको ज्यादा करंट देगा। सो वही चीज ओम नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी कि अगर वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के साथ। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करते हैं तो वहां पे आता है एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं R। R क्या था तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का सिंबल हमने ड्रॉ किया था। इस तरीके से जिगजैग लाइन आती है वहां पे, और अगेन इसका जो SI यूनिट है वो उसके साइंटिस्ट ओम पे से आता है। ये एक ग्रीक लेटर है जिसको ओमेगा भी कहा जाता है, तो ये सिंबल भी आप लोगों को खास करके याद करना है। तो अब रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मटेरियल की है जो कंट्रोल करती है करंट के अमाउंट को। आप लोगों को पता है कि 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर में से इजीली करंट फ्लो हो जाता है, क्यों? बिकॉज उनका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा रहेगा, बहुत ही लो। नेक्स्ट आते हैं इंसुलेटर्स, वो इजीली करंट को पास नहीं होने देते, बिकॉज वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करने का मतलब रोकना। सो इंसुलेटर्स जो है करंट को पास होने नहीं देते, तो उनका रेजिस्टेंस जो है वो कैसा रहेगा, वेरी हाई। इसी की वजह से वहां पे करंट फ्लो नहीं होता। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which restricts or controls the flow of current flowing through it. नेक्स्ट आप लोगों को इसका ग्राफ भी याद रखना है, V वर्सेस I का ग्राफ। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना V इंक्रीज होता है उतना ही I इंक्रीज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिलेगा इसका नेचर इंक्लाइंड लाइन। अब यहाँ पे ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को पूछे कि VI ग्राफ का यूज करके हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, तो वहां पे उसको कहा जाता है स्लोप। हमें VI ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। डेल्टा Y का मतलब Y एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है वो लिखेंगे, डेल्टा X का मतलब X एक्सिस में जो चेंज हो रहा है वो नोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डेल्टा Y हम देखेंगे तो Y एक्सिस पे क्या आ रहा है, V आता है, X एक्सिस पे क्या आता है, I आता है।
तो V अपॉन I करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वी आई ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो तुम्हें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर उल्टा ग्राफ दे, आई वर्सेस वी का ग्राफ दे, तो यहाँ पे उस केस में आप स्लोप निकालोगे तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अभी हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्राफ हमें गिवन है V वर्सेस I ग्राफ। V जो है वो y एक्सिस पे गिवन है, I जो है वो x एक्सिस पे गिवन है। और V वर्सेस I ग्राफ का जब हम स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब स्लोप का फॉर्मूला हमने देखा क्या था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यहाँ पे आप लोगों को y एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है वो, और x एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है वो आपको यहाँ पे रेशियो में लेना है। अब समझना किस तरीके से लिया जाता है। मान लो कि पहले डेल्टा y हम कैलकुलेट करें। मान लो मैं पहली दो वैल्यू को यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यूज है, यहाँ पे हुई 0.45 एम्पियर है, ये 3 वोल्ट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू हुई, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू हुई। तो पहले y एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है, तो 4 हमारी फाइनल वैल्यू है। देखो इसको है ना हम y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, और इसको x2 माइनस x1। ये हमारा y1 है, ये हमारा होगा y2, ये हमारा x1 है, ये हमारा है x2। y1 के करस्पॉन्डिंग x1, y2 के करस्पॉन्डिंग x2। तो y2 माइनस y1 कितना हो रहा है, 4 माइनस 3, और x2 माइनस x1 कितना हो रहा है, तो 0.6 माइनस 0.45। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 0.15, ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से स्लोप का यूज करके हमने रेजिस्टेंस निकाला। वैसे ही आई वी ग्राफ के लिए हमें देखना है, तो वहां पे जब हम स्लोप निकालते हैं तो उस केस में हमें 1 अपॉन आर की वैल्यू मिलती है। आई वी ग्राफ का मतलब यहाँ पे आई दिया होगा, यहाँ पे वी दिया होगा। सो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला क्या मिला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरीके से ये मान लो मेरी y1 की वैल्यू है, ये मेरी y2 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है। तो 0.45 माइनस 0.30, x2 माइनस x1 मतलब कि 6 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन आर की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 0.15 और अपॉन 4। इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो 4 डिवाइड बाई 0.15। इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल 1 में हमें गिवन है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, मतलब कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 ओम, और साथ साथ में करंट की वैल्यू गिवन है जिसको हम I से डिनोट करते हैं 1.5 एम्पियर। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू IR। तो 1.5 इंटू 5 आप करोगे तो यहाँ पे आपको 7.5 वोल्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 60 वोल्ट, और उस केस में जो करंट दिया है वो हमें गिवन है 4 एम्पियर जितना। अब आगे पूछा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। मतलब कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था तो करंट था 4 एम्पियर, इसको हम केस नंबर 1 कह देते हैं। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले 60 था उसको अगर हम 120 कर देते हैं तो न्यू करंट कितना होगा वो हमें निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को ट्वाइस कर दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा करंट भी डबल हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझना। हमने देखा V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं V2 बाई V1 इज इक्वल टू I2 बाई I1। V2 हमारा 120 है, V1 इज 60, I2 हमें निकालना है और I1 गिवन है 4।
यहाँ पे कट करोगे तो 2 आएगा, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाके बना देगा 8 एम्पियर। मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया है तो करंट भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये 110% पूछा जाता है। हमें याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और थर्ड है टाइप ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस किस तरीके से लेंथ के साथ चेंज होता है वो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है लेंथ के साथ। मतलब कि अगर तुम किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो समझना। अब मान लो कि एक स्मॉलर वायर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस भी लेस होंगे। दूसरा एक बिगर वायर है, उसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस भी ज्यादा होंगे। अब चार्जेस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते, उनके बीच में कंटिन्यूसली कोलिजन चलता रहता है। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ चार्जेस है मतलब कि लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा। यहाँ पे मोर नंबर ऑफ चार्जेस है मतलब कि हाई अमाउंट में कोलिजन होगा। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर तुम लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। सेकंड है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, जिसको थिकनेस भी कहा जाता है। मान लो एक हमारे पास थिन वायर है, दूसरा हमारे पास थिक वायर है। अब यहाँ पे गिव रीजन पूछा जाता है कि क्या हाई अमाउंट में करंट थिन वायर में से फ्लो हो सकता है कि थिक वायर में से फ्लो हो सकता है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल समझना। जैसे हमारे पास हैवी अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उन सब के अपने वायर देखे होंगे तो बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है एरिया के साथ। अगर तुम एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो है वो इजीली फ्लो होगा। दैट मीन्स इन सब अप्लायंसेस के वायर जानबूझ के थिक रखे जाते हैं। लेकिन जब भी हम ट्यूबलाइट की बात करते हैं तो वहां पे तो रेगुलर वायर होता है, थिन वायर से भी हमारा काम चल जाता है। दैट मीन्स सेकेंड रिलेशन मिला, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट अपने आप इजीली फ्लो होगा। और थर्ड है टाइप ऑफ मटेरियल, जहां पे हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस लो होगा, सो उसमें से इजीली करंट पास होगा। इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है, इसलिए उसमें से इजीली करंट पास नहीं होता। तो हमने यहाँ पे जो दो रिलेशन देखे उसको हम कंबाइन करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकते हैं। अब वापिस से जब हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो वहां पे एक रो आता है। रो को देख के बच्चे रोने लगते हैं, ठीक है। तो रो इसका वर्ड है, आपको याद रखना है, सिंबल का नाम रो है। एक्चुअल में वो डिनोट करता है रेजिस्टिविटी को। और रेजिस्टिविटी क्या है अभी हम डेफिनेशन देखते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट आपको याद रखना है, वो होता है ओम इंटू मीटर। हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। अगर हम रो को सब्जेक्ट बनाएंगे तो R इंटू A अपॉन L हो जाएगा। और इसी पे से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनी है। अगर किसी भी वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है और उसकी लेंथ 1 मीटर है तो उस केस में उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस जितनी ही रहेगी। अब रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर और सेकंड फैक्टर है टाइप ऑफ मटेरियल। हम अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ गिवन है 5 मीटर और रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड किया है 100 ओम जितना। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर और हमें रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना है। रेजिस्टिविटी फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला है,
हमने देखा अभी फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो को सब्जेक्ट बनाओगे तो मिलेगा R इंटू ए अपॉन एल। R की वैल्यू गिवन है 100, एरिया है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 और लेंथ हमें गिवन है यहाँ पे 5। तो 5 से यहाँ पे कट करोगे तो बन जाएगा 20, 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60, तो 60 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम इंटू मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां पे इस तरीके से R1, R2 और R3 को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। अब अगेन हम यहाँ पे पावर का सोर्स दैट इज बैटरी को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं रहता है, जब भी करंट ये वाले पॉइंट पे जिसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है वहां से करंट जो है वो ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि डिफरेंट अप्लायंसेस को इजीली डिफरेंट अमाउंट में करंट मिल जाता है। हमारे घर पे जो कॉम्बिनेशन होता है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कहा जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर अप्लायंस वर्क नहीं करता तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे अप्लायंस के ऊपर नहीं आता। इसी की वजह से हमारे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज नहीं कर सकते बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकी के कोई भी अप्लायंस वर्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो 3 करंट्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं वो वापिस से इस जंक्शन पॉइंट पे आके कॉम्बाइन होके यहाँ पे वापिस से आई करंट को फ्लो करवाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो बाद में हम ओम्स लॉ का यूज करें तो V अपॉन R इक्विवेलेंट जो है वो बनेगा V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। V को कॉमन निकाल के अगर हम कट करेंगे तो हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल में रेजिस्टेंस का एडिशन मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमेशा डिक्रीज हो जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती थी, डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलता था। यहाँ पे उनके रेसिप्रोकल का एडिशन है, मतलब कि ओवरऑल रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होगा। मान लो आपको इस तरीके से R1, R2 और R3 पैरेलल में कनेक्टेड दे तो किस तरीके से सॉल्व करोगे ये समझना। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बनेगा हमारा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। अब हमें 2, 3 और 5 का एलसीएम लेना है तो वो बनेगा 30। 30 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 15 मिलेगा, 30 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 10 मिलेगा, 30 डिवाइड बाई यहाँ पे 5 करोगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट एज इट इज। इन सब को ऐड करो यहाँ पे तो 15 प्लस 10 मतलब 25, 25 प्लस 6 करोगे तो 31 अपॉन 30। अब याद रखना है कि ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट मिला है, अगर इसको रेसिप्रोकल नहीं करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट का आंसर क्या मिलेगा 30 अपॉन 31। इसको सॉल्व करोगे तो 0.9 के आसपास आएगा। सो यहाँ से कंफर्म ये होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो 0.9 आया जो इन तीनों से कम था, इसलिए यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन एडवाइजेबल है। आई होप आप सबको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस करने वाले हैं और अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर हम डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।